अब हम अपना स्टार्ट करेंगे आप नेक्स्ट स्टडी नोट, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। एज वी ऑल नो दैट कि प्रोडक्शन हमारे लिए कितना नेसेसरी है, कि भाई अगर हमने इस थ्योरी को मतलब कि हमने अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। सबसे बड़ा लॉस, हमारी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हो पाएगा। अगर इकोनॉमी में सप्लाई गुड का नहीं होगा तो हम अपनी इकोनॉमी के अंदर मनी को जनरेट नहीं कर पाएंगे, हम कंज्यूमर्स की डिमांड को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। और प्रोडक्शन करना मतलब ऐसे गुड का प्रोडक्शन करना जो ह्यूमन की नीड्स को, ह्यूमन की वांट्स को, ह्यूमन को डिजायर को सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी रखती हो। अगर हमने एक ऐसा गुड बनाया, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम उसको प्रोडक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर हमने कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया और उसके अंदर, उस गुड्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंडिविजुअल्स की नीड को, ह्यूमन की वांट्स को क्या कर पाए? सेटिस्फाइड कर पाए, तो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्शन। अगर कोई ऐसा गुड है जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी ह्यूमन नीड की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, दैट इज नॉट अ गुड। वो गुड नहीं है। हम उसका प्रोडक्शन कर तो दिया पर उसको एक्चुअली में हम गुड्स में नहीं बोलेंगे। प्रोडक्शन वही होगा जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। क्योंकि हमने पढ़ा, हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा कि जो कंज्यूमर होता है उसकी जो वांट्स होती है वो अल्टरनेटिव होती है, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना नेसेसरी है। और वो कब होगा? जब हम कमोडिटीज को, गुड्स को क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। और सप्लाई कब करेंगे? जब हमारे इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स वगैरह पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि प्रोडक्शन होता कैसे है, किस तरीके से हम प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कि प्रोडक्शन करने के लिए अगर हमें किसी गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेजेस से निकलना पड़ता है, बहुत सारे इनपुट्स का यूज करना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द इनपुट्स। तभी एक आउटपुट निकल के आता है। तो हम पढ़ते हैं यहां पे, तो सबसे पहले हम सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज करते हैं। मतलब कि भाई अगर मुझे कोई गुड को तैयार करना है तो मुझे उसके लिए इनपुट रिक्वायर्ड होगा। अब उस इनपुट में मैंने कुछ प्रोसेसिंग करके परफॉर्म करके मैंने एक आउटपुट निकाला, एक फाइनल गुड निकाला जिसमें कैपेबिलिटी है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड। तो यही हमारी प्रोडक्शन है। भाई हमने कुछ रिसोर्सेज का यूज करके उसमें एक्टिविटीज परफॉर्म करके हमने एक फाइनल आउटपुट बनाया और उस फाइनल आउटपुट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मार्केट में सोल्ड आउट हो जाए। सोल्ड आउट मतलब तभी तो सोल्ड होगा जब वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ह्यूमन बींग्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर कोई ऐसा गुड है जो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मैंने एक प्रोड्यूसर ने किसी प्रोडक्ट, मान लो एक प्रोडक्ट ए बनाया और उसके अंदर वो, हमें नहीं लगता कि वो किसी भी ह्यूमन बींग्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब वो ह्यूमन बींग की नीड के अंदर नहीं आता है, दैट मीन्स कि वो वेस्टेज है। कई गुड्स ऐसे भी है हमारे मार्केट में जो बनते तो हैं, तैयार तो होते हैं, पर वो मार्केट में सेल आउट नहीं हो पाता है क्योंकि वो ह्यूमन की नीड को देख के, ह्यूमन के बिहेवियर्स को देख के, ह्यूमन की प्रेफरेंस को देख के नहीं बनाया गया। इसलिए वो 1 महीने 2 महीने बाद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है वो।
तो प्रोडक्शन मतलब कि कोई इनपुट को यूज करके, रिसोर्सेज को यूज करके, हम इसको कॉमन लैंग्वेज में रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं कि हमने रिसोर्सेज को यूज करके उनमें एक्टिविटी परफॉर्म करके फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, जिसमें क्या कैपेबिलिटी है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए या फिर यूटिलिटी क्रिएट कर पाए। यूटिलिटी मतलब क्या था, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो ह्यूमन बीइंग्स की नीड को, वांट्स को, डिजायर को क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन। तो देखो क्या लिखा है हमारी बुक में, जनरली प्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड और फिनिश गुड, कि भाई ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, कन्वर्जन करके एक फाइनल प्रोडक्ट को, एक फिनिश गुड को तैयार करते हैं, जिससे कि ह्यूमन बीइंग्स इंडिविजुअल उसको कंज्यूम कर पाए अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। But economics, making of the goods or creation of goods for the purpose of selling them in the market is called production। देखो मैंने क्या बोला कि भाई अगर आप किसी गुड्स को बना रहे हो या उसका क्रिएशन कर रहे हो, वो तभी प्रोडक्शन कहलाएगा जब आप उसको मार्केट में सेल आउट करो, जब उसका मेन फोकस हो सेल आउट करने का। अगर आपने गाजर का हलवा बनाया घर में, तो भाई आपने वो अपने कंजप्शन के लिए बनाया, पर एक पर्सन ने क्या करा, गाजर का हलवा बनाया घर में, और उसने किस लिए करा, उसका पर्पस था कि वो मार्केट में उसको सेल आउट कर दे, तो वो हमारा प्रोडक्शन कहलाएगा। पर उसने अगर अपने कंजप्शन के लिए वो गुड्स को बनाया है, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्शन नहीं है, वो उसने अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए बनाया। बट इन दैट केस ही वांट टू सेल आउट इन अ मार्केट, देन इट्स कॉल्ड अ प्रोडक्शन। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको प्रोडक्शन बोलेंगे। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें डिफरेंट चीजों की जरूरत होती है, इनपुट्स की जरूरत होती है। वो हमने पहले हमारे फर्स्ट चैप्टर में कुछ टर्म्स पढ़ेंगी, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के लिए उन्होंने 4 फैक्टर्स बताए हैं, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सबसे पहला था लैंड, कि भाई अगर आपके पास लैंड नहीं है तो कहां पे प्रोडक्शन करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो लैंड। फिर था लेबर, आपको वर्कफोर्स की भी रिक्वायरमेंट है जो उस वर्क को कंडक्ट कर पाए, दैट इज लेबर। नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल मतलब अब आपको अपने वर्क को प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स वगैरह चाहिए होंगी, ठीक है, टूल्स चाहिए होंगे, तो भाई उसके लिए आपको पैसा रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो वो है हमारा कैपिटल। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, ऑनर, कि भाई हर एक चीज को देखने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर की जरूरत है या नहीं है, ऑनर की जरूरत है या नहीं, कि जो ये इंश्योर करे कि काम सही तरीके से हो रहा हो, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हो, कैपिटल इन्वॉल्व हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन चीजों को कौन करता है, हमारा ऑनर, विच इज ऑल्सो नोन एज एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, और सबको पता है हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले उनको कुछ ना कुछ देते हैं। लैंड के बदले हम उनको क्या देते हैं, रेंट। लेबर को हम देते हैं वेजेस। कैपिटल को हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड इन ऑनर्स को देते हैं, एंटरप्रेन्योर को देते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सबको पता है कि हमने लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर इज द आवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 क्या है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हमने वहां पे ये 4 नाम पढ़े थे अपने स्टडी नोट 1 ऑफ इकोनॉमिक्स में, पर अब हम पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन में कि एक्चुअली में लैंड क्या होता है, एक्चुअली में लेबर, एक्चुअली में कैपिटल एंड एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर्स, क्या क्या वर्क होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सॉइल, लैंड। अब
हम पहले समझेंगे यहाँ पे लैंड का असली मीनिंग क्या होता है। हमें पता है लैंड मतलब होती है जमीन, भूमि, पर लैंड का मतलब यहाँ पे बढ़ चुका है। आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन रेज हो सकता है, क्या हम मिनरल्स को सॉइल बोलेंगे? क्या मिनरल्स इज ऑल्सो नोन एज लैंड? तो आपको बताना होगा, वहां पे ट्रू फॉल्स में आ सकता है, कैसे भी आपके क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो आपको पता होना जरूरी है एक्चुअली में लैंड क्या है। लैंड मतलब जनरल सेंस में अगर हम बात करें, लैंड मीन्स सॉइल और सरफेस ऑफ द अर्थ, पर उन्होंने बढ़ाते हुए कहा लैंड मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ अबव एंड बिलो द सरफेस, मतलब लैंड का ऊपर वाला पार्ट भी और बिलो वाला पार्ट भी लैंड कहलाएगा। लैंड इन कॉमन यूसेज इज सॉइल और सरफेस ऑफ द अर्थ, कि कॉमन यूसेज में हम क्या बोलते हैं? सॉइल और सरफेस ऑफ द अर्थ, पर लैंड इंक्लूड above surface and below surface of the earth. Next one is as a factor of production it refers to all natural resources like, अब उन्होंने लैंड की डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हुए बोला कि फॉरेस्ट को भी हम लैंड के अंदर इंक्लूड करेंगे, हम मिनरल्स को, वाटर्स को, क्लाइमेट को इज ऑल्सो नोन एज लैंड। अगर आपका क्वेश्चन अराइज होता है ट्रू फॉल्स में कि या फिर एमसीक्यूज में कि क्लाइमेट, वेदर, ये सारे लैंड के पार्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लैंड का पार्ट है, तो आपको टिक करना पड़ेगा। अगर मिनरल्स, अगर क्लाइमेट, अगर वाटर, अगर फॉरेस्ट में से आपको कोई भी ऑप्शन दिखता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड। Next one is it mainly supplies food to people and provide space for work and supplies raw material to industry। Of course ये बात है कि भाई जो लैंड है वो लोगों को क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, वो उनको जगह प्रोवाइड करता है जहां पे वो वर्क कर सके, काम कर सके, और साथ के साथ वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। किसको? इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को। तो लैंड की डेफिनेशन के अंदर ये सारी चीजें कंक्लूड की जाती है। लैंड इंक्लूड सरफेस, वाटर, क्लाइमेट, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। नेक्स्ट वन इज लैंड के कुछ फीचर्स भी है, हमें वो पढ़ना जरूरी है। गिफ्ट ऑफ नेचर, ऑफ कोर्स ही बात है, जो लैंड है, अगर हम बात करें अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर। ऑनर को मैं एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ऑनर लेते हुए चलेंगे। मैं देखो, अगर मैं लैंड की बात करूं तो लैंड तो मेरा क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड किया गया? नेचर ने प्रोवाइड किया, भगवान ने प्रोवाइड किया है हमें। पर अगर मैं बात करूं लेबर, कैपिटल और ऑनर की, ये क्या है? ह्यूमन के एफर्ट से मिलता है हमें। किसके एफर्ट से? ह्यूमन की एफर्ट से। अब आप बोलोगे मैम लेबर के अंदर तो ह्यूमन बींग्स आते हैं और ह्यूमन बींग्स तो भगवान ने दिए। बेटा लेबर्स के अंदर दो चीजें हैं, लेबर एंड लेबरर। लेबरर मतलब कि जो हम है, हमें तो भगवान ने प्रोवाइड किया, हमें तो किसने बनाया? हमें भगवान ने बनाया। पर लेबर मतलब यही नहीं कि हम जो है, लेबर मतलब जो अपनी फिजिकल वर्क करता है, जो अपना माइंड यूज करता है, उसको हम लेबर बोलते हैं। और वो कौन है? वो हम है, हमने प्रोवाइड किया है। लेबरर और लेबर में फर्क है। लेबरर मतलब हम, और जो पर्सन अपनी अपने मेंटल कैपेबिलिटीज, अपने माइंड को यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को शो कर रहा है, वो लेबर है। दैट इज जो वर्क प्रोवाइड कर रहा है, जो दिन रात अपना वर्क, मेहनत, एफर्ट डाल रहा है। तो ये कौन है? ये ह्यूमन एफर्ट है, ये ह्यूमन एफर्ट डाल रहा है। कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? ह्यूमन। ऑनर कौन है? ह्यूमन। तो ये सारे ह्यूमन एफर्ट है, पर लैंड जो है वो हमें नेचर के देन है, जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इससे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ऐसा मैं बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से अराइज हो सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, चूज द ऑड वन, चूज द ऑड
ऑड वन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑनर। मैम आप बोलोगे मैम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो है सारे, इसमें से ऑड वन कौन सा होगा? बेटा लैंड हमारा ऑड वन हो सकता है, क्योंकि लेबर, कैपिटल और ऑनर वो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, पर लैंड एक इकलौता ऐसा है जो हमें ह्यूमन नहीं, हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। लोकेशन ऑफ लैंड डिपोजिट ऑफ मिनरल्स एट सर्टेन प्लेसेस। ऑब्वियस सी बात है, जो मिनरल्स हैं, जो क्लाइमेट है, जो वाटर है, जो फॉरेस्ट है, हमें किसने? हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। क्लाइमेट कंडीशंस आर नो डाउट गिफ्ट ऑफ नेचर, और ये कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है कि हमें कोई और प्रोवाइड करेगा, ये हमें भगवान के द्वारा, नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इवन हमें भी नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, पर लेबर के अंदर आता है कि जो वर्किंग कैपेसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एफर्ट हम डाल रहे हैं, जो फिजिकल एबिलिटीज हम डाल रहे हैं, जो मेंटल एबिलिटीज हम डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लेबर। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड इन सप्लाई, कि जो लैंड है, जो भूमि है, ये क्या है? सप्लाई में लिमिटेड है। सबको पता है कि भाई अगर हमारी इंडिया इस जगह पे है, वो कुछ सालों बाद इतनी नहीं बढ़ जाएगी, पर अगर मैं बात करूं कैपिटल की, अगर मैं बात करूं लेबर्स की, हम उनको बढ़ा और घटा सकते हैं, पर लैंड एक ऐसी जगह है जिसको हम बढ़ा और घटा नहीं सकते। मिनरल्स क्या बढ़ा सकते हैं? वो लिमिटेड ही है। तभी हम बोलते हैं आप उनका सही तरीके से यूज करो कि आने वाली जो पीढ़ी है वो उनका सही तरीके से उनको भी वो देख सके। हम क्यों बोलते हैं कि कोयला, पानी का आप वेस्टेज मत करो? क्यों मत करो? क्योंकि वो लिमिटेड है। अगर आप उनका वेस्टेज करोगे तो आने वाली जो जनरेशन है उनको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या लिखा है? द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री रिमेन्स द सेम, दैट इज कॉमन सेंस। इन फैक्ट सर्टेन रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, कोल एंड सम स्पीसीज, और कुछ स्पीसीज भी क्या है? लिमिटेड है, और वाइल्ड लाइफ में नॉट बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं टाइगर, टाइगर क्या है? बहुत कम है। अगर हम उनको मार देंगे, शिकार कर देंगे, हंटिंग कर देंगे, तो क्या आने वाली पीढ़ी उनको देख पाएगी? आने वाली जनरेशन को पता भी होगा कि एक्चुअली में वो ये पढ़ेंगे कि हाँ हमारे पुराने जमाने में टाइगर हुआ करते थे, हमारे पुराने जमाने में स्पैरोज हुआ करती थी, हमारे पुराने जमाने में पिकॉक हुआ करते थे। अगर हम इनको मारेंगे नहीं, बचा के रखेंगे, तो क्या ये हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी इनको देख पाएगी? क्योंकि ये लिमिटेड है, इनका प्रोडक्शन हमारे ह्यूमंस के हाथ में नहीं है, ये हमारी नेचर की देन है, जिनको हम बढ़ा और घटा नहीं सकते, वो लिमिटेड ही है। तो हमें उनको क्या सेव करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज इमोबाइल फैक्टर। इमोबाइल मतलब जिसको विच कांट बी शिफ्ट, विच कांट बी शिफ्ट। क्या हम लैंड को यहां से वहां शिफ्ट कर सकते हैं? हम जो मूवेबल थिंग्स हैं वो उनको तो कर सकते हैं, पर जो लैंड है वो इमूवेबल थिंग है। हम उसको, अगर मेरा घर 50 या 60 या 200 या 300 गज में है, या मैं यहाँ पे नहीं रह के मैं अब अमेरिका रहना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी जमीन उखाड़ के ले जा सकती हूँ? नहीं ले जा सकती। पर ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है एक पर्सन टू अनदर पर्सन। पर अगर आप बोले लैंड को हम क्या कर दे, शिफ्ट कर दे, ट्रांसफर कर दे, वो कर पाना, मूव्ड कर दे, वो कर पाना बहुत ज्यादा नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। हम लैंड को, वो एक इमोबाइल फैक्टर है विच कांट बी शिफ्ट, विच कांट बी मूव्ड।
Land cannot be moved from one place to another like other factor. However, its ownership can be transferred and its use can be shift from one crop to another crop. कि हम अगर चाहे, अब मेरा घर है, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना, तो मैं अमेरिका रहना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दी, मैंने अपना मकान बेच दिया. या फिर आप देख रहे हो कि आपको इस खेत में आप 3-4 साल से गेहूं उगा रहे हो, पर अब आप नहीं उगाना चाहते क्योंकि आपको गेहूं के लायक इसकी फर्टिलिटी नहीं दिख रही है, तो आप क्या करोगे? शिफ्ट कर सकते हो, वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप आप शिफ्ट कर पाओगे. पर अगर आप चाह रहे हो कि लैंड को आप शिफ्ट करो, इट इज इम्पॉसिबल. लैंड इज अ इमोबाइल फैक्टर. नेक्स्ट वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स. नेक्स्ट फीचर इज डिमिनिशिंग रिटर्न. ये बात करता है कि अगर आप ये बात करता है मेनली कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो आपका लैंड है आपको नेगेटिव रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न प्रोवाइड करने लग जाता है अगर आप उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ भी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते हो. अगर आप किसी चीज का यूज कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा होगा कि अब वो करेगा बस कि अब नहीं हो सकता. पर अगर आप उसको सही तरीके से, उसकी अच्छी तरीके से केयर कर रहे हो उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, तो वो लैंड हमारे लिए यूजेबल होगा. तो यही बात करता है कि अगर आप चाहते हो कि वो आपको रिटर्न सेम तरीके से बनाए रखे, आपको रिटर्न प्रोवाइड करे, तो आपको उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. वहां पे ऐड करने पड़ेंगे फर्टिलाइजर्स. अर्ली इकोनॉमिक्स हैव द व्यू द लैंड इज सब्जेक्टेड to the law of diminishing return. Increased use of capital and labor on any given quantity of land will give us diminishing return. अगर आप लेबर पे लेबर, कैपिटल के कैपिटल और सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे यूज करते जा रहे हो तो एक टाइम आएगा कि बस अब नहीं हो सकता. अगर आप चाहते हो उसको इंक्रीज करना तो आपको उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी. हमें पता है कि जो लैंड है उसकी हर एक जगह उसकी फर्टिलिटी अलग होती है. अगर आपने देखा होगा जो टी होती है वो हर एक जगह पे नहीं उग सकती, उसके लिए हमें ऐसी जगह चाहिए जहां पे ठंड हो. तभी दार्जिलिंग में, असम में वहां पे टी की ज्यादा से ज्यादा प्लांट पाए जाते हैं. एप्पल्स वगैरह कहाँ पे? हिमाचल के एरिया में पाए जाते हैं क्योंकि वो ठंड में उगते, वहां पे उसकी ऐसी फर्टिलिटी है. तो हर एक लैंड की अलग अलग तरह की फर्टिलिटी होती है और क्रॉप उसी को देख के अपने को उगाता है या ग्रो करता है. There will be difference in fertility of land. As a result, the output changes from one plot to another. हमें पता है कि अगर एक गुड को, अगर हमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, वीट का, फ्लोर का अगर हमें प्रोडक्शन करना है, तो आपको वो जगह पे जाना चाहिए जहां पे वो रिक्वायर्ड है, जहां पे जिस लैंड की फर्टिलिटी वो मांग रहा है. अगर आप दूसरी जगह उगाओगे जहां पे उसकी फर्टिलिटी, उसको वैसी फर्टिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो वहां पे ग्रो नहीं होगा, वहां पे वो उग ही नहीं पाएगा. इट इज बिकॉज दिस पिक्युलरिटी ऑफ लैंड, क्योंकि हर एक जगह क्या है, लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग है. द अर्ली इकोनॉमिक्स कंसीडर लैंड एज अ सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. उन्होंने क्या बोला कि जो लैंड है वो सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. मतलब उन्होंने इंडिविजुअली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नाम किसको दिया? लैंड का. कि इंडिविजुअली हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड ही है, लेबर कैपिटल ऑनर को हम मानते ही नहीं है. आई बात समझ में? ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हु कंसीडर डैश एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज अर्ली इकोनॉमिक्स. या फिर आ सकता है कि अर्ली इकोनॉमिक्स ने कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सेपरेट माना था, दैट इज लैंड. तो इसको आप हाईलाइट कर लेना. अर्ली इकोनॉमिक्स कंसीडर लैंड एज अ सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब हम अपने नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं, दैट इज लेबर. लेबर मतलब क्या होता है? जो फिजिकल लेबर, जो अपनी स्ट्रेंथ डाल रहे, जो अपने एफर्ट डाल रहे, जो अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज डाल रहे, उसी को हम लेबर कहेंगे. क्या बोलता है? इन द ऑर्डिनरी यूज लेबर स्टैंड्स फॉर ओनली फिजिकल लेबर. जब हम पढ़ते थे, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लेबर स्टैंड्स फॉर फिजिकल लेबर, जो क्या कर रहा है, एक्चुअली में वर्क कंडक्ट कर रहा है. पर इकोनॉमिक्स में, अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेबर मीन्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल सर्विसेज इंगेज इन प्रोडक्शन टू अर्न इनकम. कि भाई मेंटल वर्क के, फिजिकल वर्क के साथ साथ मेंटल वर्क जो कर रहा है, जो कंडक्ट कर रहा है, हम
उसको भी क्या करेंगे, लेबर बोलेंगे, जो प्रोडक्शन को में काम कर रहा है टू अर्न इनकम। क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड कार्ल मार्क्स हैव कंसीडर लेबर एज द सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स और क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बोला कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सोल किसको माना गया, उन्होंने लेबर को इसमें इंक्लूड करा। पर अगर हम बात करें मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने बोला था, यहां पे लिखा हुआ था इन अर्ली इकोनॉमिक्स कंसीडर लैंड एज अ सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पर कार्ल मार्क्स और क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बोला क्या कि भाई जो लेबर है वो हमारा सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर ही है जो सारे के सारे वर्क कंडक्ट करता है, अगर हम और किसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं मानते हैं। नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ लेबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज लेबर इज इनसेपरेबल। लेबर इज इनसेपरेबल मतलब मैंने आपको दो वर्ड बताए, लेबरर एंड लेबर। लेबरर कौन है, हम इंडिविजुअल जिनको भगवान ने दिया है, जिनको भगवान ने बनाया है, जो गिफ्ट ऑफ नेचर है। हम क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर, वो क्या है, हम लेबरर। पर जो हम वर्क करते हैं दिन रात, वो क्या है, हम लेबर, जहां पे हम अपना दिमाग लगाते हैं, जहां पे हम ईंट उठाते हैं, जहां पे हम बोझा ढोते हैं, दैट इज लेबर। जो फिजिकल वर्क, जो मेंटल एबिलिटीज को लगा रहा है, वो लेबर है। क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। पर अगर मैं बात करूं दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, वो हो सकते हैं जैसे लैंड और लैंडलॉर्ड, क्या है, अलग अलग है। लैंड किसी और की और लैंडलॉर्ड की और तो वो क्या है, अलग हो सकते हैं। जैसे कैपिटल और जो हम कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं, वो क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कैपिटल जो पैसा लगा रहे हैं और कैपिटलिस्ट जो अलग अलग अमाउंट ऑफ हर एक पर्सन पैसा लगा रहा है, दैट इज कैपिटलिस्ट। ये अलग हो सकते हैं। पर लेबरर और लेबर इज इनसेपरेबल। अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इनसेपरेबल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर, तो हम बोलेंगे लेबर इज इनसेपरेबल। हम लेबर वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट वन इज लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खराब हो जाना। डिट्रॉइट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या बात करता है कि अगर एक लेबर को, एक वर्कर को आधे दिन या आधे दिन तक काम नहीं मिला तो उसकी लेबर गई, उसको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। पर अगर मैं बात करूं अगले दिन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर मैं लैंड में मेरी जो मैं लैंड यूज कर रही, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रही हूं, अगर मेरा उसमें काम नहीं चला तो क्या मैं पैसा नहीं देती, मैं पैसा देती हूं। पर अगर एक लेबर को एक दिन काम नहीं मिला तो उसकी उस दिन की दिहाड़ी होती है, जो वेजेस होती है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उस दिन की उसको वेजेस प्रोवाइड नहीं की जाती है। इफ अ वर्कर डज नॉट फाइंड वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे, अगर एक दिन उसको काम नहीं मिलता है, द लेबर इज लॉस्ट फॉर दैट डे। लाइक अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, कि हम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह हम लेबर को बचा के नहीं रख सकते। नेक्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर मतलब कि लेबर को सप्लाई करना। जब लेबर ऑफर मोर लेबर एट लोअर वेजेस, की क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कम वेजेस पे अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। पर जब उनकी जो इनकम है, जो वेजेस है, वो बढ़ जाती है, तो एक टाइम के बाद वो क्या करते हैं, अब मौज मस्ती करने लेते हैं, आराम लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कम काम करेंगे तब भी उनकी सैलरी पहले के मुताबिक अब क्या है, ज्यादा है। मैंने आपके पहले के लेक्चर्स में आपको सप्लाई ऑफ लेबर जो किसका था, जो लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शनल था, मैंने वहां पे आपको एग्जाम्पल से, वहां पे आपकी 15 से 20 मिनट के एग्जाम्पल में आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ लेबर। When wages rise beyond a certain level, they prefer to enjoy leisure and supply less labor. मतलब less labor मतलब जो टाइम वो देते हैं वो पहले से कम देते हैं। It is observed that supply curve of labor is backward bending at higher wages. और ज्यादा वेजेस पे जो सप्लाई कर्व हमने देखा था वो बैकवर्ड बेंडिंग था। हमने ऐसा देखा था कि वो बैकवर्ड हो रहा है, कि जैसे जैसे पहले जब उनकी वेजेस ज्यादा थी
कम थी तो वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते, पर जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ गई तो उन्होंने अपना टाइम स्पेंड करना कम कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है पहले के मुताबिक उनकी इनकम अभी भी ज्यादा है। नेक्स्ट फीचर इज वीक बार्गेनिंग पावर। जो हमारे लेबर्स होते हैं, जो उनकी बार्गेनिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, जस्ट बिकॉज वो सोचते हैं कि कुछ ना मिलने से अच्छा हमें कुछ भी मिल जाए, इसलिए वो स्मॉल पीस ऑफ अमाउंट में भी क्या करते हैं, मान जाते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि हमारी एक टाइम के बाद हम इतने एबल नहीं होंगे, हम इतने इफिशिएंट नहीं होंगे कि हम सही तरीके से काम कर पाए, तो इसलिए वो कम अमाउंट ऑफ वेजेस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जो ट्रेड यूनियंस भी बनाए गए हैं वो इतने इकट्ठे होके इतने मजबूत नहीं बन पाए हैं कि वो क्या बोलते हैं, वर्कर्स के वेजेस के लिए फाइट कर पाए, उनके हित के लिए, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन बनाए तो गए हैं पर वो इतने मजबूत नहीं है कि वो लड़ सके, एक आवाज उठा सके फॉर दी लेबर्स। नेक्स्ट वन इज डिफर इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। हमें पता है हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की, हर एक लेबर की एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। कोई बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, किसको काम आते हुए वो उतने ढंग से नहीं कर पाता है। तो हर एक पर्सन अपने वर्क में एफिशिएंट भी होता है और इनएफिशिएंट भी होता है। कोई मोर एफिशिएंट होता है, कोई लोएस्ट एफिशिएंट होता है। तो ये सब कुछ उसके वर्क पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, दैट इज कैपिटल। कैपिटल मींस, अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं, पैसा, पर वो पैसा जो इंडिविजुअल्स और फर्म में लाया जा रहा है, किस लिए हम उस पैसे का क्या करेंगे, हम उस पैसे का यूज करेंगे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। किस चीज के लिए, कि जिससे कि हम मशीनरीज परचेज कर सके, टूल्स परचेज कर सके और रॉ मटेरियल परचेज कर सके, जिससे कि हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए। इन ऑर्डिनरी सेंस कैपिटल मीन्स मनी फॉर एन इंडिविजुअल और अ फर्म। अगर मैं ऑर्डिनरी सेंस में बात करूं कि कैपिटल मतलब होता है पैसा, मनी फॉर एन इंडिविजुअल और अ फर्म, किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए और फर्म के लिए। मनी इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल व्हेन इट इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है किस लिए, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स। अल्टीमेटली इट इज दिस मैन मेड गुड, और अल्टीमेटली एट लास्ट क्या है, जो गुड्स हमने ये परचेज कर रहे हैं इस पैसे से, वो क्या है, ह्यूमन गुड्स है, जो हमें मदद करते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने में। दीज आर विटल इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स, और हम इन गुड्स की मदद से अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाते हैं, बढ़ा पाते हैं। अब कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फीचर्स हैं कैपिटल के भी, कि उन कैपिटल से हम क्या क्या करते हैं। कैपिटल सप्लाइज टूल्स एंड मशीन। ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटल है, जो ये मनी है, उससे हम टूल्स एंड मशीन को परचेज कर पाते हैं, जिससे कि जो लेबर्स हैं, जो वर्कफोर्स है, अपने वर्क को सही तरीके से टाइम पे, कम कॉस्ट में और इन एफिशिएंट वे में कंडक्ट कर पाते हैं, जिससे कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन एज कंपेयर टू मैनुअल वर्कर्स। हम सबको पता है जब वर्कर्स हाथ से काम करेंगे तो उसमें देरी लगेगी, पर अगर हम टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, मशीनरीज के थ्रू काम कराते हैं, एक तो कम कॉस्ट आएगी और ऊपर से टाइम भी हमारा कम लगेगा और हम प्रोडक्शन भी बल्क में कर पाएंगे। कैपिटल सप्लाइज टूल्स एंड मशीन दैट असिस्ट, जो मदद करते हैं लेबर्स को इन वर्किंग एफिशिएंटली एंड प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट, जिससे कि रिजल्ट क्या होता है, हमारा आउटपुट मोर निकल के आता है। अ लेबर बैक्ड बाय बेटर टूल्स एंड मशीन विल बी मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन। अगर एक वर्कफोर्स को हम क्या करते हैं, टूल्स मशीनरी की हेल्प से काम कराते हैं, तो वो और अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में वर्क को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ऑब्वियस सी बात है, जब काम ह्यूमन की जगह मशीन करेगी तो आउटपुट क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। जो प्रोडक्शन निकलेगी, जो प्रोडक्टिविटी निकलेगी एफिशिएंट वे में, वो सही तरीके से निकल के आएगी। कैपिटल इंप्रूव पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, की जो वर्कर पहले 10 घंटे काम करता था एक यूनिट को बनाने में, अब उस यूनिट को बनाने में 4 से 5 मिनट लग रहे हैं, तो उनकी क्या हुई, पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ी है।
दिस इन टर्न इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन, जिससे कि हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जब कम टाइम लगेगा तो उस टाइम पे हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कैपिटल सप्लाईज रॉ मटेरियल। इससे जो कैपिटल होता है उससे हम रॉ मटेरियल्स क्या सप्लाई कर पाते हैं जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल का अमाउंट नहीं होगा तो हम कैसे रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, कैसे टूल्स परचेज करेंगे, कैसे मशीनरीज परचेज करेंगे। नेक्स्ट वन इज जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब हम जब टूल्स एंड मशीन्स लेके आएंगे, और ज्यादा टूल्स एंड मशीन लेके आ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अपने टूल्स एंड मशीन में, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो मोर टूल्स एंड मशीन्स रिक्वायर्ड होंगे, जिससे भी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, मोर लेबर रिक्वायर्ड होंगे उस वर्क के लिए। However, in the modern production, labor replacing machine reduce employment opportunity। पर आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें कि सारा काम जो पहले लेबर्स करते थे अब मशीनरीज करती है, और मशीनरीज पे भी एक वर्कर की रिक्वायरमेंट है, और सारे लेबर कहाँ गए, उनको घर भेजना पड़ेगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, मशीनरीज वगैरह लेके आते हैं, अब उनको लाने के लिए हमारे लिए कुछ सामान होना चाहिए जिसपे हम उसको ढो के लाएंगे, जिसपे हम रख के लाएंगे, जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है कैपिटल। क्योंकि हम कैपिटल से क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल्स, टूल्स, मशीन्स ये वगैरह परचेज करते हैं। अब जहां पे ये बन रही है और जहां पे आनी है उसके बीच का जो गैप होगा वो कौन लेके आएगा, वो हम अपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज से कवर कर पाएंगे। Capital in the form of roadways, railways, ships helps to transport raw material to the site of production and finished goods to the market. Next one is payment of factor. कैपिटल हमें मदद करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करने के लिए, क्योंकि जैसे पहले गुड सेल आउट करने से पहले हमें अपने लेबर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, जिनसे हमने सामान खरीदा, जिनसे हमें रॉ मटेरियल परचेज करा, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, डाटर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी, ये सारे क्या है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमें इनको पेमेंट करने के लिए हमें कैपिटल ऑफ अमाउंट होना जरूरी है। अब हम आते हैं अपने एंटरप्रेन्योर पे, दैट इज ऑनर, जिसका माइंड लगेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई जो डिसीजन मेकिंग लेगा, जिसके पास पहला आइडिया होगा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर, उसी को हम बोलेंगे ऑनर। जो सारे के सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करेगा सही तरीके से। क्या लिखा है, द पर्सन हु ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। He is considered as a separate factor because he performs a specific function different from those other factor। क्योंकि ये सबसे अलग फंक्शन परफॉर्म करता है as compared to other factors। Nowadays, an entrepreneur is not considered as a separate factor but a special type of human labor। अब हम इसको क्या, एक सेपरेट फैक्टर की बजाय एक स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमन लेबर कर रहे हैं, जो अपने माइंड लगाता है, जो इनिशिएट करता है, जो डिसीजन मेकिंग में अपने दिमाग को, अपने मेंटल कैपेबिलिटीज को शो करता है। Whenever an ownership and the management are the one, the same entrepreneur has to perform some specific function। जब एक पर्सन है जो ऑनर भी है, जो मैनेजमेंट का काम भी संभाल रहा है, तो उसको कुछ काम करने पड़ते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर इनिशिएट द बिजनेस। यहाँ पे जो ऑनर है वो क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्टअप करता है, तो जब उसकी इस चीज में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि सारे के सारे फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी का ध्यान कौन रखता है, ऑनर, एंटरप्रेन्योर। सारा का सारा जो प्राइमरी वर्क होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, कौन इसको रेगुलेट करेगा, दैट इज एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑनर के ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट वन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग लेता है कि भाई वो कितने अमाउंट ऑफ गुड्स, वो पर्टिकुलर गुड जो हम परचेज गुड बना रहे हैं उसका साइज क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारे मेजर डिसीजन किसके अंदर आते हैं, ये हमारे ऑनर ही लेता है जो मैनेजमेंट का काम संभाल रहा है। नेक्स्ट वन इज चूजिंग द टेक्नोलॉजी, कि भाई आपको कैसे अपने वर्क कराना है, मैन्युअली करवाना है,
मशीनरीज के थ्रू कराना है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन से करवाना है, ये सारा का सारा डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऑनर पे, आपके उस पर्सन पे जो मैनेजमेंट का काम संभाला है, सब चीज एनालिसिस करके कि इन तीनों चारों ऑप्शन में से वो कौन से मेथड को, कौन सी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। सारे का सारा इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज कि अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, प्रोडक्ट में क्या आइडियाज लेके आना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है अपने कॉम्पिटिटर से, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी किसके अंदर आती है? हमारे ऑनर के ऊपर, जो सारे के सारे की डिसीजन मेकिंग, विटल डिसीजन मेकिंग लेगा। नेक्स्ट वन इज पे द रिवार्ड्स फॉर और फैक्टर्स, और उसको अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या रिवॉर्ड पे करना है, जिससे कि जो वो काम कर रहे हैं हमें उनके बदले उनको कुछ देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आती है? हमारे ऑनर पे, हमारे एंटरप्रेन्योर पे। ही हैज टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर फॉर प्रॉफिट और लॉस इन द प्रोडक्शन, और अगर उसको लॉस भी हो रहा हो तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी पड़ेगी इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द इंडस्ट्री। तो ये थे हमारे एंटरप्रेन्योर के कुछ फंक्शन।